तो फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करेंगे कैनाल पटवारी से संबंधित सभी प्रश्नों के बारे में। अगर आपका भी कैनाल पटवारी का एग्जाम है तो आपको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि इसमें कैनाल पटवारी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सभी के सभी करवा रखे हैं, और वो भी पूरी डिटेल के साथ। ऐसी वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं पर भी नहीं मिलेगी, क्योंकि सभी क्वेश्चन को पूरी डिटेल में करवाया गया है। और इसकी पीडीएफ फाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और इसी तरह हमने पटवारी की और ग्राम सचिव की वीडियो भी बना रखी है, उसका लिंक मैं वीडियो के एंड में दे दूंगा, आप उसे भी देख लेना। और साथ में उनकी पीडीएफ फाइल का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उन्हें भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसमें क्या बात करेंगे, कैनाल पटवारी से संबंधित सभी प्रश्नों के बारे में। आप बस इस वीडियो को देख जाना, कैनाल पटवारी के सभी क्वेश्चन इसी में से आ जाएंगे। तो फ्रेंड, अगर आपका कैनाल पटवारी का एग्जाम है या पटवारी का है या फिर ग्राम सचिव का एग्जाम है, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं एजुकेशन गुरुजी। आपको एक एक पॉइंट समझ में आएगा, बस वीडियो को ध्यान से और अंत तक देखना है। तो चलिए फिर आज का टॉपिक शुरू करते हैं। जो कैनाल पटवारी है इसको नहरी पटवारी भी कहते हैं। एग्जाम में आ जाएगा कि कैनाल पटवारी का अन्य नाम क्या है, तो क्या आएगा, नहरी पटवारी। और जो कैनाल पटवारी होता है यानी नहरी पटवारी, इसका संबंध किससे होता है, सिंचाई से। तो इसीलिए हरियाणा में सिंचाई विभाग का मुख्यालय कहाँ पे है, पंचकूला में। और सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव कौन है, ये है देवेंद्र सिंह। कौन, देवेंद्र सिंह। ये तो बात होगी अतिरिक्त मुख्य सचिव की। अगर पूछ ले कि मंत्री कौन है, तो आएगा मनोहर लाल खट्टर। यानी सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग मंत्रालय किसके पास है, मनोहर लाल खट्टर के पास। हो गया क्लियर। उसके बाद है पश्चिमी यमुना नहर। जो ये नहर है इसको पहले पुरानी मुगल नहर भी कहते थे, और इसका प्रारंभिक बिंदु कौन सा है, ताजेवाला बैराज। और आज के टाइम ये टूट चुका है, तो इसीलिए बनाया गया है हथनी कुंड बैराज। इनके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे, लेकिन वो आगे। जैसे आपको पता भी होगा, नहरों में क्या होता है, गाद जम जाती है। उसी समस्या को निपटने के लिए क्या बनाया गया था, ताजेवाला बैराज। और यहीं से पश्चिमी यमुना नहर निकलती है। कहाँ से, ताजेवाला कॉम्प्लेक्स से। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और जो पश्चिमी यमुना नहर है इसको किसने बनाया था, बंगाल इंजीनियर ग्रुप ने। देखो, निर्माण तो किया था बंगाल इंजीनियर ग्रुप ने, लेकिन इस ग्रुप का कैप्टन कौन था, जी.आर. बलेन। ये भी पूछ सकते हैं। और जो पश्चिमी यमुना नहर है इसके बारे में थोड़ी डिटेल में बात कर लेते हैं। नंबर 1 तो ये सबसे पुरानी नहर है। हरियाणा की सबसे पुरानी नहर कौन सी है, पश्चिमी यमुना नहर। वैसे इसका निर्माण हुआ था 1355 ईस्वी में। जो हरियाणा की साइट है उस पर दे रखा है 1351। तो एग्जाम में इनमें से एक ही मिलेगा। ठीक है, पूछ लेगा पश्चिमी यमुना नहर का निर्माण कब हुआ, तो आंसर आएगा 1355। अगर ऑप्शन में 1351 हो तो आप 51 के आंसर लगा दोगे, क्योंकि अगर गलत भी होता है तो आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हो कि आपने खुद साइट पे डाल रखा है 1351। ठीक है फ्रेंड। और इसका निर्माण किसने किया, फिरोज शाह तुगलक ने। किसने, फिरोज शाह तुगलक ने। देखो, निर्माण तो करवा दिया फिरोज शाह तुगलक ने, दोबारा निर्माण किसने करवाया इसका, 1568 ईस्वी में करवाया अकबर ने। और फिर 1623 ईस्वी में शाहजहां ने इस नहर का पुनः निर्माण भी करवाया और विस्तार भी करवाया। पुनः निर्माण मतलब दोबारा से निर्माण करवाया। ठीक है, तो बात आ गई समझ में। अगर पूछे निर्माण किसने करवाया, तो फिरोज शाह तुगलक ने। पूर्ण निर्माण किसने करवाया, यानी दोबारा निर्माण, तो ये करवाया 1568 में अकबर ने। और इसका विस्तार किसने किया, 1623 में शाहजहां ने। और फिर कुछ सालों बाद क्या होता है, इसमें गाद जम जाती है, जिसके कारण इस पर पानी बहना बंद हो जाता है। कब की बात है ये, 1750 की। यानी 1750 में इस नहर में पानी बहना बंद हो जाता है। तो उसके बाद अंग्रेज क्या करते हैं, इस नहर की दोबारा से सफाई कराते हैं, और फिर दोबारा से ये बहनी शुरू हो जाती है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि पश्चिमी यमुना नहर का जीर्णोद्धार कब किया गया, तो कब किया गया, 1817 ईस्वी में। और इसकी सभी शाखाओं को मिलाकर लंबाई कितनी बनती है इसकी, 3226 किलोमीटर। और ये कौन कौन से जिले में पानी देती है, अंबाला में, करनाल में, सोनीपत में, रोहतक में, हिसार में, सिरसा में। और इसके अलावा दिल्ली में भी देती है,
और राजस्थान में भी। तो आपको आ गया समझ में इतना। इसके बाद है पश्चिमी यमुना नहर प्रणाली। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि पश्चिमी यमुना नहर प्रणाली के तहत हरियाणा में कितने लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की जाती है। तो आंसर आएगा 4.68 लाख हेक्टेयर। और उसके अलावा उठान सिंचाई प्रणाली के तहत 3.31 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की जाती है। अगर पूछ ले हरियाणा में कुल सिंचित क्षेत्र कितना है, तो ये कितना है 23.36 लाख हेक्टेयर। जो 23.36 लाख हेक्टेयर है यह अकेला हरियाणा का नहीं है। इसमें से 0.12 लाख हेक्टेयर दिल्ली की भूमि की सिंचाई की जाती है। अगर इसको घटा दे तो हरियाणा का कुल सिंचित क्षेत्र आ जाएगा। तो ये कितना हो गया 23.24 लाख हेक्टेयर। अगर कुल क्षेत्र पूछे तो 23.36 हो गया। अगर अकेला हरियाणा का पूछे तो आ जाएगा 23.24 लाख हेक्टेयर। और इसके अलावा हरियाणा में कुल कितनी नहरें हैं, तो ये हैं 1521 नहरें जो फैली हैं 14,125 किलोमीटर तक। और जो भाखड़ा नहर है इसमें कितनी नहरें हैं 521। उठान सिंचाई परियोजना में है 528 और पश्चिमी यमुना नहर में है 472 नहरें। तो हो गया क्लियर इतना। उसके बाद है भाखड़ा नहर प्रणाली या फिर भाखड़ा जल सेवा इकाई। तो इसमें मैंने बताया था नहरें कितनी आती हैं 521। इसमें ना दो नहरें हैं, एक तो है भाखड़ा नहर, दूसरी है नांगल नहर। जो भाखड़ा नहर है ये कौन सा क्षेत्र सिंचित करती है, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, सिरसा, फतेहाबाद। इन सभी को मिलाकर 5,867 किलोमीटर का क्षेत्र सिंचित करती है। और इसमें 5 परिमंडल हैं। कौन कौन से हैं, सिरसा है, हिसार है, फतेहाबाद है, कैथल है और अंबाला है। उसके बाद है पश्चिमी यमुना नहर प्रणाली या फिर पश्चिमी यमुना नहर जल सेवा इकाई। इसमें 472 नहरें हैं और ये कुल मिलाकर 4,104 किलोमीटर क्षेत्र में सिंचाई करती हैं। और जो 472 नहरें हैं इसमें से 14 नहरें दिल्ली की भूमि पर सिंचाई करती हैं। अगर इसको घटा दे तो हरियाणा में कितनी नहरें बच गई 458 नहरें। तो पूछ सकता है पश्चिमी यमुना नहर प्रणाली में हरियाणा में कितनी नहरें सिंचाई करती हैं। तो हरियाणा में करती हैं 458। अगर पूछे इस प्रणाली के तहत कितनी करती हैं तो आएगा 472। अगर पूछ ले दिल्ली में कितनी करती हैं तो आएगा 14। और जो ये 14 नहरें हैं ये कितनी लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई करती हैं 0.12 लाख। और जो पश्चिमी यमुना नहर है इसका सिंचित क्षेत्र कौन सा है, रोहतक, भिवानी, जींद, करनाल, पानीपत, सोनीपत, यमुनानगर और फरीदाबाद। और पश्चिमी यमुना नहर के 7 परिमंडल हैं। एक तो होगा भिवानी, जींद, करनाल, सोनीपत, फरीदाबाद, दिल्ली और जगाधरी। अगर पूछ ले नहरों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई करने वाले जिले कौन से हैं, तो सबसे ज्यादा सिंचाई होती है सिरसा में। कितनी 5.12 लाख हेक्टेयर, हिसार में 4.87 लाख हेक्टेयर और जींद में 2.78 लाख हेक्टेयर, फतेहाबाद में 2.67 लाख हेक्टेयर। तो एग्जाम में पूछेगा सबसे अधिक सिंचाई वाला जिला तो सिरसा आ जाएगा। अगर पूछ ले सबसे कम सिंचाई वाला क्षेत्र यानी जिला तो आंसर आएगा पंचकुला। अब बात करते हैं यमुना नदी के बारे में। जो यमुना नदी है इसका उद्गम स्थल है उत्तराखंड में यमुनोत्री ग्लेशियर। यानी यमुना नदी कहाँ से निकलती है, यमुनोत्री ग्लेशियर में एक जगह है बंदर पूंछ पर्वत, इसके दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है यमुनोत्री काठा, वहीं से निकलती है ये यमुना नदी। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि यमुना नदी कहाँ से निकलती है। ग्लेशियर का नाम पूछे तो यमुनोत्री हो गया, पर्वत का नाम पूछे तो बंदर पूंछ हो गया, राज्य का नाम पूछे तो उत्तराखंड हो गया। और इसके अलावा अगर पूछे हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है तो आंसर आएगा यमुनानगर के कलेसर से। कौन सी नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमाओं को निर्धारित करती है, तो आंसर आएगा यमुना नदी। और एक क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं कि हरियाणा में 12 महीने बहने वाली नदी कौन सी है, ये भी है यमुना नदी। हरियाणा की प्रमुख नदी यमुना नदी। अब हमें पता होना चाहिए कि हरियाणा में यमुना नदी कौन कौन से जिले में बहती है। तो ये बहती है यमुनानगर से स्टार्ट होती है, यमुनानगर, करनाल, फिर पानीपत और उसके बाद आती है सोनीपत और फिर दिल्ली, दिल्ली के बाद फरीदाबाद, फरीदाबाद के बाद पलवल और हरियाणा में ये हसनपुर तक जाती हैं। उसके बाद ये चली जाती हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में एक जगह है इलाहाबाद जिसको आज के टाइम कहते हैं प्रयागराज,
वहां पर गंगा नदी में मिल जाती हैं। तो एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो ये कौन सी है? यमुना नदी। और हरियाणा में यमुना नदी की लंबाई कितनी है? ये है 320 किलोमीटर। और कितने जिलों से होकर गुजरती है? 6। कौन कौन से? पहले यमुनानगर आता है, फिर करनाल, फिर पानीपत, सोनीपत, उसके बाद फरीदाबाद और पलवल। इन 6 जिलों से होकर गुजरती है। तो आ गया आपको समझ में। और एक नहर है गुड़गांव नहर, ये दिल्ली में ओखला बांध से निकलती है। और ये नहर गुड़गांव और फरीदाबाद के 1.2 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित करती है। तो एग्जाम में आएगा, गुड़गांव नहर कहाँ से निकलती है? ओखला बांध से। कहाँ पे है ये? दिल्ली में। अनंगपुर बांध ये कहाँ पे है? ये है फरीदाबाद के अनंगपुर गांव में। इसको 11वीं शताब्दी में बनाया गया था। किसके द्वारा? तोमर वंश के राजा अनंगपाल के द्वारा। हथनी कुंड बैराज बांध ये कहाँ पे है? यमुनानगर में। और यमुनानगर में कहाँ पे है? ताजेवाला में। इसका निर्माण तो शुरू हुआ था 1996 में और बनकर तैयार हो गया था 1999 में। और जो यमुना नदी है ना, इसकी सहायक नदियां हैं, एक गिरी, एक टोंस, एक सोम। तो इन पर जो बांध बने हैं इनके बारे में पता होना चाहिए। जो गिरी नदी है, इस पर जो बांध बना है उसका नाम है रेणुका बांध। टोंस नदी पर बना है किसाऊ बांध। सोम नदी पर बना है पथराला बांध। और जो यमुना नदी है, इससे 2 नहरें निकाली गई है हरियाणा में। एक है पूर्वी यमुना नहर, एक है पश्चिमी यमुना नहर। ये कब निकाली गई ये पूछ सकते हैं? 1879 में। और एक नहर है मूणक नहर। इसको कहाँ से निकाला गया है? करनाल के मूणक से। और ये जाती है दिल्ली। और इसको दिल्ली की लाइफलाइन कहते हैं। और इसी नहर पर हरियाणा और दिल्ली के बीच विवाद चलता रहता है। और ये नहर कब निकाली गई? 2012 में। और हाँ, जो मूणक नहर है ये 102 किलोमीटर लंबी है। और ये नहर करनाल के मूणक से निकलती है और दिल्ली के हैदरपुर में समाप्त हो जाती है। और यही नहर दिल्ली के लिए पीने के पानी का प्राथमिक स्रोत है। देखो, 1996 में हरियाणा और दिल्ली के बीच एक समझौता हुआ था और दिल्ली द्वारा उसके भुगतान पर 2003 और 2012 के बीच हरियाणा द्वारा इस नहर का निर्माण किया गया था। अब बात कर लेते हैं पश्चिमी यमुना नहर पर जल विद्युत ऊर्जा उत्पादन। तो पश्चिमी यमुना नहर पर कई प्रमुख बैराज और बांध बनाए गए हैं, जैसे हथनीकुंड बैराज, दादूपुर में ताजेवाला बैराज, सोम नदी पर बांध। तो इनके जल का उपयोग विद्युत उत्पादन में भी किया जाता है, यानी बिजली बनाई जाती है। अब बात कर लेते हैं पश्चिमी यमुना नहर की शाखाओं के बारे में। एक बहलोत शाखा है। जो ये शाखा है ये है खुसरू गांव में। और ये दिल्ली शाखा की एक उप शाखा है। झज्जर शाखा ये बहलोत शाखा की एक उप शाखा है। और बात करें सिरसा शाखा की, तो ये 1896 में निर्मित हुई थी। और ये शाखा कैथल जिले, जींद जिले, फतेहाबाद जिले और सिरसा जिले से होकर गुजरती है। जींद शाखा पश्चिमी यमुना नहर की एक शाखा है जो जींद से होकर गुजरती है। बरवाड़ा शाखा ये सिरसा की एक उप शाखा है जो हिसार की बरवाड़ा तहसील में है। बात करें हांसी शाखा की, ये बनाई गई थी 1825 में और फिर 1959 में इसको दोबारा से तैयार किया गया। बुटाना उप शाखा, जो बुटाना उप शाखा है ये हांसी शाखा की एक उप शाखा है। बात करें रोहतक शाखा के बारे में, तो ये जींद शाखा की एक उप शाखा है। आप एक बार इनको पढ़ लेना, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद है सतलुज यमुना लिंक यानी SYL। ये जो नहर है ये है 214 किलोमीटर लंबी और इसी नहर पर पंजाब और हरियाणा राज्य के बीच जल बंटवारे को लेकर झगड़ा चलता रहता है। देखो, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध, जो है भागीरथी नदी पर। इसकी ऊंचाई 260 मीटर है, यानी करीब 260.9 है। तो हम कह सकते हैं 261 मीटर, यानी लगभग 261 मीटर है। और ये कहाँ पे है? उत्तराखंड में। देखो, भारत का सबसे ऊंचा बांध हो गया टिहरी बांध। दूसरे नंबर पे कौन सा है? भाखड़ा बांध। और भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर। और इसको राजस्थान की नहर के नाम से भी जाना जाता है। हरियाणा की सबसे लंबी नहर कौन सी है? यमुना नहर। फादर ऑफ भाखड़ा बांध, यानी भाखड़ा बांध का पिता किसे कहते हैं? सर छोटू राम को। सबसे पहले बात कर लेते हैं भाखड़ा नहर के बारे में। किसके बारे में? भाखड़ा नहर। देखो, भाखड़ा नहर और बांध दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है।
इसलिए आप ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल आसान भाषा में करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे भाखड़ा नहर की। जो भाखड़ा नहर है ये पंजाब के नांगल बांध से निकलती है। कहाँ से? नांगल बांध से। और नांगल बांध कहाँ पे है? पंजाब में। और इसमें पानी आता है गोबिंद सागर का। इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे लेकिन आगे। अभी के लिए आप ये समझ लो, जो भाखड़ा बांध है ये पंजाब के नांगल बांध से निकलती है और इसमें पानी आता है गोबिंद सागर का। और गोबिंद सागर में पानी कौन सा होता है? सतलुज नदी का। तो हम कह सकते हैं जो भाखड़ा नहर है ये किस में से निकलती है? सतलुज नदी से। और इसका निर्माण करवाया गया था 1954 में। किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और ये नहर पंजाब के रोपड़ यानी रूपनगर से निकलती है और इसका पानी रोपड़, पटियाला, खनौरी, संगरूर होते हुए हरियाणा में प्रवेश करता है। हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करता है? टोहाना से। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भाखड़ा नहर हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है? शहर का नाम पूछे टोहाना, अगर जिले का नाम पूछे तो फतेहाबाद, अगर गांव का नाम पूछे तो बलियानवाला। और इसी के पास भाखड़ा बांध का हेड है और यहीं से ये 7 भागों में यानी 7 नहरों में विभाजित हो जाती है। यानी एक नहर आती है 7 भागों में बट जाती है। ठीक है। और इसकी जो मुख्य धारा है वो चली जाती है रतिया क्षेत्र की तरफ और इसी को भाखड़ा नहर की मुख्य ब्रांच नहर के नाम से भी जानते हैं। और फिर रतिया से चली जाती है पंजाब में, उसके बाद राजस्थान में। इसकी गहराई की बात करें तो ये है 26 फुट, चौड़ाई की बात करें है 20 फुट। चौड़ाई थोड़ी कम है इसकी। जितनी कम चौड़ाई होगी उतनी तेज पानी बहेगा, इसीलिए इसकी चौड़ाई कम रखी गई ताकि इसके पानी की गति को बढ़ाया जा सके और जो इसका आखिरी टेल है वहां तक पहुंचाया जा सके। और जो भाखड़ा बांध है इसका रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है? भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड यानी भाखड़ा बांध मैनेजमेंट बोर्ड। ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन है? श्री संजय श्रीवास्तव। मुख्यालय है इसका चंडीगढ़ में। स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1967 को। देखो, जब 1 अक्टूबर 1967 को स्थापना हुई थी उस समय क्या था? इसका नाम था ब्यास निर्माण बोर्ड। लेकिन 15 मई 1976 को इसका नाम बदलकर क्या रख दिया? भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब बात आती है भाखड़ा नांगल परियोजना की। अब इससे आप पूरी बात समझ जाओगे। अब हम थोड़ी डिटेल में समझते हैं भाखड़ा नांगल परियोजना को। ये लगा लो सीमा, इस साइड हो गया पंजाब और इस साइड हो गया हिमाचल प्रदेश। ठीक है। जो सतलुज नदी है उसका जो पानी आता है उसको यहाँ पर एक झील में इकट्ठा कर लेते हैं। इस झील का नाम क्या है? गोविंद सागर झील। और यहीं पर एक बांध बना दिया जाता है जिसका नाम होता है भाखड़ा बांध। और ये कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में। अगर गांव का नाम पूछे तो वो है भाखड़ा गांव। यानी भाखड़ा गांव में एक बांध बना दिया सतलुज नदी पर जिसका नाम उसके गांव के नाम पर ही रख दिया, भाखड़ा बांध। तो आपको समझ में आ गया। सतलुज नदी का पानी यहाँ पे इकट्ठा कर लिया एक झील में यानी जलाशय में, उसका नाम रख दिया गोविंद सागर यानी सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के नाम पर। और उस पर एक बांध बना दिया जिसका नाम रख दिया भाखड़ा बांध। और फिर यहाँ से 13 किलोमीटर दूर यानी पंजाब के बॉर्डर पर ही एक बांध और बना दिया जिसका नाम है नांगल बांध। यानी ये तो होगी ऊंचाई से नीचे की तरफ आते समय 13 किलोमीटर पर एक बांध बना दिया जिसका नाम है नांगल बांध। तो भाखड़ा बांध और नांगल बांध इन दोनों को मिलाकर जो परियोजना बनाई गई थी उसको कहा गया है भाखड़ा नांगल परियोजना। ये बात आ गई आपको समझ में। जो भाखड़ा बांध है ये है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे? बिलासपुर में। और बात करें नांगल बांध की तो ये है पंजाब के रूपनगर में। अगर गांव का नाम पूछे तो इनके बांधों के नाम पे ही है। नांगल बांध नांगल गांव में, भाखड़ा बांध भाखड़ा गांव में। तो आ गया आपको समझ में इतना। अब बात कर लेते हैं कौन सा कब बना और किसकी कितनी लंबाई है, किसकी कितनी चौड़ाई है। देखो, जो भाखड़ा नांगल बांध है इस योजना की बातचीत हुई थी 1944 में। किस किस के बीच हुई थी? उस समय के पंजाब के राजस्व मंत्री श्री छोटूराम और बिलासपुर के राजा के बीच। इन दोनों के बीच नवंबर 1944 को समझौता हो जाता है और 1946 में निर्माण कार्य शुरू हो जाता है। लेकिन बांध बनना कब शुरू होता है? 1948 में।
तो एग्जाम में आ सकता है बांध बनना कब शुरू हुआ, तो आंसर आएगा 1948 में। और उस समय के जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू 1955 को इस बांध का कंक्रीट द्वारा निर्माण कार्य शुरू करवाया था। यानी कंक्रीट कब डाला गया था, 1955 में, और ये बनकर तैयार हो गया था 1962 में। और इसका उद्घाटन किया गया था 22 अक्टूबर 1963 को। किसके द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अगर सिंपल भाषा में बात करूं, जो भाखड़ा नांगल परियोजना है ये शुरू हुई थी 1948 में, बनकर तैयार हो गई 1962 में, इसका उद्घाटन किया गया 1963 में, और ये पूर्ण रूप से काम कब करने लग गया था, 1970 में। बस आप ये याद रख लेना काफ़ी है। एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो भाखड़ा नांगल बांध है ये राष्ट्र को समर्पित कब किया गया, 1963 में। और जो भाखड़ा बांध के पीछे झील बनी है उसका नाम क्या है, ये है गोविंद सागर। ये भी आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। अगर पूछे किसके नाम पे बनी है ये झील, तो ये बनी है सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी के नाम पर। और ये पूछ सकते हैं भाखड़ा बांध किस नदी पे बनाया गया, सतलुज नदी पर। यानी सतलुज नदी के पानी को एक झील में इकट्ठा किया जाता है और फिर उसको भाखड़ा बांध से गुजारा जाता है। और फिर मैंने बताया था 13 किलोमीटर नीचे आता है ये पानी और फिर इकट्ठा हो जाता है नांगल बांध में। और एक बात और, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं इन्होंने एक बात कही थी भाखड़ा डैम के बारे में, कि जो भाखड़ा डैम है ये पुनरुद्धित भारत का आधुनिक मंदिर है। यानी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि भाखड़ा डैम को पुनरुद्धित भारत का आधुनिक मंदिर किसने कहा, तो आंसर आएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अब आपको आ गया समझ में। यानी जो भाखड़ा नांगल परियोजना है ये दो बांधों को मिलाकर बनाई गई है। एक बांध है भाखड़ा बांध और दूसरा नांगल बांध, और दोनों एक दूसरे से 13 किलोमीटर दूर हैं। इनका उद्देश्य क्या है, ये ना एक बहुउद्देशीय परियोजना है जिसमें जल का प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता है, पीने के लिए किया जाता है और बिजली बनाने के लिए किया जाता है। यानी एक से अधिक कामों के लिए किया जाता है। अब हमें इनकी लंबाई चौड़ाई का भी पता होना चाहिए। तो जो भाखड़ा बांध है जो है हिमाचल में यानी बिलासपुर में, उसकी ऊंचाई है 741 फुट यानी 226 मीटर और लंबाई है 1700 फुट यानी 520 मीटर। और भाखड़ा बांध सबसे बड़ा कृत्रिम बांध है यानी मानव निर्मित, यानी इंसानों के द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा बांध कौन सा है, भाखड़ा बांध। यानी इस अकेले भाखड़ा बांध को बनाने में 245.28 करोड़ लागत आई थी। और यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है, जो भाखड़ा बांध है कौन सी पहाड़ियों के बीच में है, तो ये है शिवालिक की पहाड़ियों के बीच में। और उसके अलावा जो भाखड़ा बांध है इसका पानी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश, ये सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इस्तेमाल करते हैं। और ये भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। ठीक है, कौन सी नदी पे है, सतलुज नदी पर। और भाखड़ा बांध भूकंप क्षेत्र में स्थित विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। और जो भाखड़ा बांध है ये 1325 मेगावाट बिजली उत्पन्न करती है। और इस बांध से कौन कौन सी नहर निकाली गई हैं, बिस्त दुआब नहर, सरहिंद नहर, नरवाणा शाखा नहर, ये नहरें निकाली गई हैं। और इसके अलावा जो नांगल बांध है ये मैंने बताया था सतलुज नदी पे बना है, पंजाब के रूपनगर में है जिसको आज के टाइम रोपड़ बोलते हैं। और हरियाणा में ये नहर प्रवेश करती है फतेहाबाद के टोहाना से। जो नांगल नहर है इसका निर्माण हुआ था 1954 में, ये आपको ध्यान में रखना है। और जो नांगल बांध है मैंने बताया था कहाँ पे है, पंजाब के नांगल में। ये बांध 95 फुट तो ऊंचा है और 1000 फुट लंबा है। और विश्व का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, बोल्डर बांध, जो है अमेरिका में। और जो भाखड़ा नहर प्रणाली है इससे 15.25 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की जाती है। आपको पता होगा जो भाखड़ा नहर है ये हरियाणा में टोहाना से प्रवेश करती है, इसीलिए टोहाना को नहरों का नगर कहा जाता है। उसके बाद बात कर लेते हैं सिंचाई योजनाओं के बारे में। जो लोहारू नहर है ये 225 किलोमीटर लंबी है और इस नहर को इंदिरा गांधी नहर भी कहते हैं। भिवानी नहर 220 किलोमीटर लंबी है और इसको BN चक्रवर्ती नहर भी बोलते हैं। और जो जूही नहर है ये 170 किलोमीटर लंबी है और इसको बंसीलाल नहर भी बोलते हैं। JLN यानी जवाहरलाल नेहरू नहर, इस नहर से महेंद्रगढ़ में सिंचाई की जाती है।
उसके बाद है नांगल नहर की शाखाएं। तो नरवाणा शाखा में है 2700 क्यूसिक पानी, बरवाला में है 1700 क्यूसिक पानी। नांगल उथापक सिंचाई परियोजना के तहत किस जिले में सिंचाई की जाती है? अंबाला में। नरवाणा उथापक सिंचाई परियोजना के तहत किस जिले में सिंचाई की जाती है? जींद में। मेवात उथापक सिंचाई परियोजना के तहत किस जिले में सिंचाई की जाती है? मेवात में। दादूपुर उथापक सिंचाई परियोजना के तहत किस जिले में सिंचाई की जाती है? कुरुक्षेत्र और यमुनानगर में। SYL यानी सतलुज यमुना लिंक पानी के बंटवारे को लेकर पहली बार समझौता कब हुआ था? 24 मार्च 1976 को। CGWB यानी सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, ये क्या करता है? भूजल से संबंधित रिपोर्ट जारी करता है। देखो जो ये बोर्ड है ये क्या देखता है? भविष्य में कहाँ पर पानी की प्रॉब्लम नहीं होने वाली और कहाँ पर होने वाली है, यानी पानी की मात्रा को देखता है कि कौन से जिले में पर्याप्त पानी है और कौन से जिले में पानी की आवश्यकता है। इसके कुछ आंकड़े हैं, इन्हें आप एक बार पढ़ सकते हैं, वैसे कोई खास जरूरी तो है नहीं। पूरे भारत में जल संरक्षण के लिए निम्न परियोजनाएं चलाई गई हैं, तो देख लेते हैं। अटल भूजल योजना 7 राज्यों में लागू की गई है। इसकी शुरुआत 25 दिसंबर 2019 को की गई थी और ये 2020 से 2025 तक चलेगी। कौन कौन से राज्य में? कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। जल जीवन मिशन, इसकी शुरुआत 15 अगस्त 2019 को हुई। इसका उद्देश्य क्या है? 2024 तक भारत के हर गांव में नल से जल पहुंचाना। अगर हरियाणा की बात करें तो इस योजना का प्रमुख उद्देश्य 2022 तक हरियाणा के हर गांव में जल पहुंचाना है। और पंचकुला ऐसा पहला जिला बन गया है जहां पर नल के द्वारा 100% जल मिलता है। और दूसरा जिला कौन सा है? अंबाला। और बात करें राज्य की तो वो है गोवा, जहां पर 100% नल से जल मिलता है। जल शक्ति अभियान, इसकी शुरुआत 1 जुलाई 2019 को हुई थी। उसके बाद है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इसकी शुरुआत 1 जुलाई 2015 को हुई थी और इस योजना का नारा था हर खेत को पानी। उसके बाद है जवाहरलाल नेहरू लिफ्ट सिंचाई परियोजना, इसकी शुरुआत हुई थी 1976 में और इस पर लागत आई थी 40.30 करोड़ रुपए। और इस परियोजना से लोहारू, नारनौल, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी और रेवाड़ी क्षेत्र में फसल क्षेत्र को सुधार हुआ था। वैसे मैंने ये सब बता दिया है, फिर भी आप इसको देख लेना। हरियाणा प्रदेश में प्रमुख नहरें व सिंचाई परियोजनाएं आप यहाँ पे देख सकते हैं। हरियाणा की प्रमुख नहरें, ये सभी प्रमुख नहर हैं। उसके बाद हरियाणा के प्रमुख बांध, ये देख सकते हैं। कौशल्या बांध पिंजौर में है, अनंगपुर बांध फरीदाबाद में है, हथनी कुंड बैराज यमुना नदी पर है यमुनानगर में, पल्ला बैराज फरीदाबाद में है, मसानी बैराज रेवाड़ी में है साहिबी नदी पर, ताजेवाला बैराज यमुनानगर में है, ओट्टू बैराज सिरसा में है घग्गर हकरा नदी पर, पथराला बैराज यमुनानगर में है सोम नदी पर, दादूपुर बांध सोम नदी पर है, ये भी है यमुनानगर में, ओखला बांध यमुना नदी पर है, ये है दिल्ली में, जल बहरा बैराज कुरुक्षेत्र में है मरकंडा नदी पर, टोपी वाला बांध यमुनानगर में है यमुना नदी पर, दीवान वाला बांध घग्गर नदी पर है पंचकुला में, छमला बांध घग्गर नदी पर है पंचकुला में, लखवार बांध यमुना नदी पर है उत्तराखंड में, किसाऊ बांध टोंस नदी पर है उत्तराखंड में, रेणुका बांध गिरी नदी पर है हिमाचल प्रदेश में, बाखड़ा बांध सतलुज नदी पर है हिमाचल प्रदेश में। और इनकी डिटेल में भी मैंने यहाँ पे जानकारी दे दी है, आप इन्हें भी एक बार पढ़ लेना, ठीक है। वैसे जो इम्पोर्टेंट था वो सब मैंने करवा दिया है। तो फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ग्राम सचिव पटवारी कैनाल पटवारी के नोट्स चाहिए तो उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर 80 590 81 508 पर भी मैसेज कर सकते हैं, हम आपको सभी नोट्स उपलब्ध करा देंगे। अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, क्योंकि इस तरह की वीडियो हम डेली लेके आते रहती हैं। और इसकी PDF फाइल का लिंक कहाँ पे है? डिस्क्रिप्शन में।
और अगर आप ग्राम सचिव और पटवारी की वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रही हैं, आप इन पर क्लिक करके भी इन वीडियो को देख सकते हैं। ओके फ्रेंड, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।